नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। रासायनिक बलगत की लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सक्रिय ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें और भी आगे एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सक्रिय ऊर्जा, जिसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए, सक्रिय जो ऊर्जा है उसका सीधा सा एक अर्थ होता है कि कोई भी जो अपने पास अभिकारक है उसको जब उत्पाद में कन्वर्ट करना होता है। हमारे पास कोई भी अभिकारक हो सकता है, मान लिया ये कोई अभिकारक है, इसको यदि अपने को उत्पाद में कन्वर्ट करना होता है तो उत्पाद में कन्वर्ट करना या बदलना, उत्पाद में बदलने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा उस अभिकारक के पास होनी चाहिए उस ऊर्जा को अपन कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। यानी हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, मैंने बताया था कि कोई भी जो विकारक होता है उसके पास कम से कम ऊर्जा होती है। कम से कम जो ऊर्जा होती है उसको दहली ऊर्जा अपन बोलते हैं। दहली ऊर्जा से उत्पाद, जो दहली ऊर्जा से जो विकारक है वो उत्पाद में नहीं बदल पाएगा क्योंकि वो कम से कम ऊर्जा है। उसको यदि अपने विकारक को उत्पाद में बदलना है तो उसके पास कोई ना कोई एक अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए, कोई ना कोई अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए जिससे वो उत्पाद में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो मैं कोई विकारक हूं, हम मेरे को उत्पाद में बदलना है तो मेरे पास 40 किलो कैलोरी ऊर्जा है। कितनी? 40 किलो कैलोरी कम से कम मेरे पास ऊर्जा है। अब कम से कम तो ये तो है नहीं कि मैं उत्पाद में बदल जाऊंगा, वो तो मेरे पास कम से कम है। अब मेरे को और क्या चाहिए? अब उत्पाद में बदलना है तो मान लिया कि 60 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितनी चाहिए? 60 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो वो जो 60 किलो कैलोरी ऊर्जा जो आएगी ना, वो 20 किलो कैलोरी अपने को अतिरिक्त चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ही क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा से सीधा सा मैंने एक मतलब आपको बता दिया। जैसे मान लो अपन नॉर्मल बात करते हैं, एक उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे खेत है, उस खेत में ये एक टीला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक टीला बना हुआ है जिसको अपन टिब्बा बोल देते हैं। अब मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को कहा जाए कि तुम्हें इस टीले को पार करते हुए, इस टीले को पार करते हुए यहां चेंज जाना है। अब हो सकता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इस टीले तक, यहां तक पहुंच जाऊंगा। कम से कम ऊर्जा तो मेरे पास है ही कि मैं यहां तक तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं टीले को पार नहीं कर सकता। कम से कम जो ऊर्जा है वो तो मेरे पास है। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे को कोई नीचे से, यहां से एक्स्ट्रा एनर्जी देके भेजे, अतिरिक्त ऊर्जा देके भेजे। अब आप जाओ और इस टीले को क्या कर दो, पार कर दो। तो मैं टीले को क्या कर दूंगा, पार कर दूंगा। यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है ना, जो अतिरिक्त ऊर्जा दी गई है, वो ही कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। तो सीधी सी परिभाषा की तरफ चलते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के पास उत्पाद में बदलने के लिए, जो अभिकारक के अणु है उसको उत्पाद में बदलने के लिए होनी चाहिए, उत्पाद में बदलने के लिए उसके पास होनी चाहिए, वो कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा। जैसे मान लो हमने क्या कहा कि हमारे पास AB अभिकारक और CD अभिकारक है, ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। जैसे AB और CD ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो बीच में मैंने एक नाम लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगा के यूं, टूटी हुई लाइन यूं, यानी इसे कहते हैं सक्रियत संकर। क्या बोलते हैं? सक्रियत संकर, या इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सक्रिय संकर जो है वो अभिकारक और उत्पाद के बीच की अवस्था है। यानी किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो उसको सक्रिय संकर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सक्रिय संकर, जिससे वो उत्पाद में AC और क्या बना लेगा, BD बना लेगा। तो जैसे नीचे मैंने दो ग्राफ भी दिए हैं। एक जो ग्राफ ये तो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए। नॉर्मली अपन दो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये ग्राफ जो दिया गया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए दिया गया है। थोड़ा सा लॉजिकली ग्राफ को देखें ना, सीधा सा अर्थ देखें तो जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का जो ग्राफ है उसका उत्पाद वाला पोर्शन देखो, ये तो विकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। इसमें भी ये विकारक है, ये क्या है, उत्पाद है।
उत्पाद वाले पोर्शन को देखो आप, थोड़ा उत्पाद वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है। उत्पाद वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है। किसके लिए, ऊष्माक्षेपी के लिए। और जो ऊष्माशोषी है उसके लिए उत्पाद वाला पोर्शन क्या है, छोटा है। उत्पाद वाला पोर्शन बड़ा होने का मतलब उत्पाद की तरफ ज्यादा मान है, उत्पाद की तरफ क्या है, ज्यादा मान है। और इसकी तरफ देखो तो अभिकारक की तरफ क्या है, ज्यादा मान है। सिंपल चीज है ये, कोई बस टेक्निकल चीज बता रहा हूं आपको दोनों में डिफरेंट करने के लिए। ये तो अभिकारक है। अब मैंने ये टॉप चीज ऊपर वाली लिखी है, यहां बनता है सक्रिय संकर। क्या बनता है, सक्रिय संकर। जो ये बीच में तीर लगाए गए, यानी इतनी ऊर्जा इसको अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए चाहिए। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम कहते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मैंने तुम्हें कहा था इस टॉप लेवल तक इसको जाना पड़ेगा, फिर ये नीचे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में। बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है, ये है डेल एच, यानी इतनी उष्मा इसमें से बाहर निकलती है, तभी तो नाम क्या पड़ गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इतनी उष्मा इसमें से क्या होती है, बाहर निकल रही है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए उत्पाद वाला जो पोर्शन है वो हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है। इसी अभिक्रिया को हम दूसरी तरफ देखें, ऊष्माशोषी के लिए देखो, ये टॉप सिस्टम है यहाँ का, यहाँ सक्रिय संकर बनेगा। ये जो बीच में गैप दिख रहा है इसको EA बोलते हैं, EA एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये गैप थोड़ा बड़ा है, अभिकारक की तरफ गैप क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जो डेल एच इसमें जो दिख रहा है नीचे, ये है इतनी उष्मा इसको अवशोषित करनी पड़ेगी, कब, जब उत्पाद में बदलना पड़ेगा। यानी इसके लिए ऊष्माक्षेपी के लिए अभिकारक में इतनी उष्मा बाहर निकलेगी, और जो ऊष्माशोषी है उसके अंदर जो इतना जो गैप दिख रहा है, इतनी उष्मा क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए। तब इसका नाम पड़ गया ऊष्माक्षेपी, और इसका नाम क्या पड़ेगा, ऊष्माशोषी। सिंपल मैंने तुम्हें कहा, दोनों ग्राफों को बनाने का सिंपल तरीका है। आप सिंपल बनाओ तो यूं जैसे ड्रॉ करते हो, यूं लाइन लगाइए। ऊष्माक्षेपी के लिए ये रीजन बड़ा रहेगा, नीचे वाला ये उत्पाद की तरफ, ये रीजन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। जो ऊष्माशोषी है उसमें अभिकारक की तरफ रीजन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। दोनों में सिंपल ये चीजें हैं। बाकी अभिकारक उत्पाद सभी को लिखने आते हैं। ये जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का मान इसमें क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सिंपल चीजें हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है। और इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान बड़ा क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उष्मा का अवशोषण करना पड़ता है। उष्मा क्या करना पड़ता है, अवशोषण करना पड़ता है। तो ये था सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा के ग्राफ। इसको कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा और मैक्सवेल वक्र। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा और मैक्सवेल वक्र। देखिए दो चीजें इसके अंदर है। अति संभाव्य जो गतिज ऊर्जा है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि इतनी कम से कम जो ऊर्जा अभिकारक के अणुओं के पास, इतनी कम से कम जो ऊर्जा जिसमें अभिकारक के जो अणु हैं वो उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो सके, उत्पाद के अंदर बदल सके। एक प्रकार की सक्रियण ऊर्जा भी हम इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम सामान्य चर्चा में जाना चाहें तो इस मैक्सवेल वक्र को आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। मैक्सवेल वक्र को आने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें सभी जो अभिकारक के अणु हैं, जितने भी अभिकारक के अणु हैं, उस सभी अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती।
सभी अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, इसीलिए एक अणु के व्यवहार को बताना कठिन है, यानी इसका पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। यानी सभी की समान गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो किसी की कम होगी, किसी की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक स्पेशल अभिकारक को हम लेकर के ये नहीं बता सकते कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, इससे अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा। तो एक वैज्ञानिक था, मैक्सवेल के साथ आया था बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल के साथ कौन आया था? बोल्ट्जमैन। उसने क्या किया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर जो अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, उस अभिकारक के अणुओं में से सक्रिय अंश को निकाला उसने। किसको निकाला? सक्रिय अणुओं का अंश को उसने बाहर निकाला। अब सक्रिय अणुओं के अंश से मतलब क्या है? अंश से मतलब ये है, अंश से मतलब पार्ट, हिस्सा। जैसे मान लो हमारे पास 100 अभिकारक के अणु है, तो मैंने कहा कि 100 जो अभिकारक के अणु है उस पर 100 जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती। तो गतिज ऊर्जा किसी की कम होती है, किसी की क्या होती है, ज्यादा होती है। उसने क्या देखा कि 100 अभिकारक के अणुओं का मान लिया कि ये पूरा अंश अभिकारक के अणुओं से पूरा भरा हुआ है। तो उसने क्या किया कि इतना जो अंश है, मान लिया कि ये जो अंश है, इतना अंश, इतना पार्ट, इतना हिस्सा, ये सक्रिय है, बाकी क्या है, निष्क्रिय है। बाकी क्या है, निष्क्रिय है। क्योंकि पिछले हमने आर्हेनियस को पढ़ा है। आर्हेनियस कहता है कि टक्करें जो होती है वो सभी टक्करें समान नहीं होती, कुछ प्रभावी होती है, कुछ क्या होती है, अप्रभावी टक्करें होती है। तो ये जो अंश निकाला, इसको कहा उसने सक्रिय अंश। क्या कहा? सक्रिय। इतने अंश पर ही अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो मैक्सवेल और जो बोल्ट्जमैन था, उसने जो ग्राफ ड्रॉ किया, जो वक्र खींचा, वो खींचा सक्रिय अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य। यानी जैसे जैसे सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ेगा, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, यानी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो हमने क्या किया, ऊपर कुछ डेफिनेशन लिखी है इसकी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। मैंने भी कहा था अभी सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, इसीलिए एक अणु के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन था। यानी एक अणु के बारे में हम नहीं बता सकते कि एक अणु पे डिपेंड करता है किसी अभिक्रिया का वेग। अतः बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने अभिक्रिया के अणुओं का अंश Q, अभिक्रिया के अणुओं के अंश को क्या माना उसने? Q माना। यानी ये अंश क्या है? Q। अभिक्रिया के अणुओं का अंश Q और गतिज ऊर्जा जिसको मैंने कहा है EK के मध्य वक्र खींचा, जिसे मैक्सवेल वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैक्सवेल वक्र कहते हैं। किस किस के बीच में? अभिक्रिया के अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य। दो ग्राफ ड्रॉ किए मैंने, नीचे दो ग्राफ लगाए मैंने। एक ग्राफ तो जो है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, और जो एक ग्राफ दिया गया मैं T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। T+10 का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर से मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी पहले मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया हो रही थी, अब मैंने कर दी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पिछ हम बार बार पढ़ते हैं कि जैसे ही किसी अभिक्रिया का लगभग 10 गुणा या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो 2 से 3 गुणा बढ़ जाता है। तो देखोगे यहां जो अंश दिया गया, देखो अभिक्रिया के अणुओं का अंश Q और गतिज ऊर्जा K के मध्य जब ग्राफ खींचा, तो मैंने कहा तुम्हें यहां तक तो इसको जाना ही पड़ेगा। ये जो टॉप लेवल है इसे कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, जो एक प्रकार का सक्रिय ऊर्जा का ही रूप है। किसका रूप है? सक्रिय ऊर्जा का ही रूप है। यानी इस लेवल तक इसको जाना पड़ेगा, इस लेवल तक इसको जाना पड़ेगा। बाद में धीरे धीरे ग्राफ इस दाईनी ओर लिखा है, दाईनी ओर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। तो बीच में जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये मैंने गहरी लाइन से दिखा है, ये है T डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय अणुओं का अंश। कितने पर? T डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ा दिया,
तो नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो विक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ तो मैंने पहले ही T डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, कितने पे T डिग्री, और अब क्या हो रहा है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अभिक्रिया के वेग को मैंने क्या कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया। तो सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले ये गैप था और अब देखो ये गैप है, इसका मतलब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। तो ये है मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन वक्र, जिसको अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत या इसको संघटन सिद्धांत या इसको कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। देखिए सिंपल चीजें हम टक्कर सिद्धांत के बारे में देखें तो जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसके अंदर जो अभिकारकों के अणुओं के की जो टक्कर होती है, तो जो उस टक्कर के अंदर जो साइंटिस्ट था एक विलियम लुइस, एक तो मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने इस टक्कर सिद्धांत को दिया था। हमने एक नॉर्मल बात ये पढ़ी है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो टक्करों के समानुपाती होता है, यानी जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ही अभिक्रिया का वेग होगा। लेकिन लुइस और स्ट्राउस ने क्या देखा कि जो अभिक्रिया का वेग उन्होंने प्रायोगिक रूप से नोट किया, एक्सपेरिमेंटली नोट किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जितने टक्करें होती है उससे अभिक्रिया का वेग कम ही आता है। अभिक्रिया का वेग क्या आता है, कम आता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस लिए हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि उसने एक शब्द दिया था प्रभावी टक्करें। उन्होंने कहा कि सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती है। प्रभावी का मतलब जो टकराने वाले अभिकारक के अणु हैं उनके जो अभिविन्यास है या उनकी जो दिशा है या टक्कर करने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो समान नहीं होती। हमने कई बार पढ़ा है कि जो अभिकारक के अणु टक्कर कर रहे हैं उनका अभिविन्यास सही होना चाहिए। जब तक उनका अभिविन्यास सही नहीं होगा तो टक्कर प्रभावी नहीं होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग डिपेंड कर गया, किस पर निर्भर कर गया, प्रभावी टक्करों की संख्या पर। किस पर निर्भर कर गया, प्रभावी टक्करों की संख्या पर। तो प्रभावी टक्करों की संख्या से संदर्भ में प्रतिपादन मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने किया था। रासायनिक अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है। टक्करों की संख्या के समानुपाती होना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से टक्करों की संख्या से कम ही होता है। मैंने कहा था तुम्हें कि प्रायोगिक रूप से जब इसको ज्ञात किया गया तो इसका जो वेग आया वो टक्करों की संख्या से कम ही आया। ऐसा क्यों हुआ? नीचे लिखा मैंने, अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते, जिनसे उत्पाद बनते हैं उनको प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्रभावी टक्कर कहते हैं। सक्रिय अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों को प्रभावी टक्कर कहते हैं। हमने सक्रिय अणुओं को पीछे भी पढ़ा भी कि सक्रिय जो अणु हैं उनके मध्य जो टक्कर हो रही है वो प्रभावी होनी चाहिए। जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तब तक उस जो टक्कर है, जो विकारक के अणु है, वो उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अतः एक परिभाषा दी गई थी, अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में, जो विक्रिया का मिश्रण है उसके इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, अभिक्रिया का जो मिश्रण है उसके इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को ही टक्कर आवृत्ति या संख्या आवृत्ति या Z से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सक्रिय अणुओं का अंश क्या माने Q हो तो अभिक्रिया का वेग व्यंजक हम एक समीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास अभिकारक क्या है, A और क्या है, B है। अभिकारक A और क्या है,
बी है, तो मैं वेग व्यंजक लिखता हूं K बराबर होता है ZAB डॉट Q, डॉट मतलब बिंदु Q। और अपन जानते हैं कि Q बराबर होता है माइनस ई अपॉन आर टी, माइनस ई अपॉन आर टी। इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखें तो K बराबर आ जाएगा ZAB डॉट ई अपॉन आर टी, माइनस ई अपॉन क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, ई अपॉन आर टी। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2। समीकरण 2 की तुलना आर्य समीकरण से करने पर, समीकरण 2 की तुलना आर्य समीकरण से करने पर, आर्य समीकरण से यदि इसकी तुलना करते हैं तो समीकरण जो आर्य की समीकरण थी क्या थी हमारे पास, के ए अपॉन क्या थी, आर टी, ये अपॉन क्या थी, आर टी। ए को हम पूर्वोत्तर घातांकी गुणांक बोलते हैं, आर्यनियस गुणांक भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ए और यहां जेड ए बी है, ए इज इक्वल टू है जेड ए बी। यहां पर एक नया हम गुणांक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पहले समीकरण में इसको पुट करते हैं हम, तो पुट करेंगे, समीकरण आ जाएगी अपनी के बराबर एक मैंने कहा इसकी जगह एक नया कांस्टेंट, नया स्थिरांक जिसको P कहते हैं। P का मतलब है प्रायिकता गुणांक, P का मतलब क्या होता है, प्रायिकता गुणांक। इन दोनों समीकरणों से तुलना की गई थी तो एक समीकरण नई सामने आई थी। नई समीकरण क्या सामने आई, समीकरण आई P ZAB डॉट E अपॉन आर टी, माइनस E अपॉन आर टी। तो ये एक नई समीकरण आई थी, E अपॉन आर टी। इसमें एक नया, इसको बोलते हैं प्रायिकता गुणांक। क्या बोलते हैं, प्रायिकता गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, प्रायिकता गुणांक। और Z जो होता है यहाँ, Z A और B तो विकारक हो गए, जो Z है उसको संघटय आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संघटय आवर्ती। तो ये है टक्कर सिद्धांत या संघटय सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। ध्यान क्या रखना है तुम्हें, K बराबर ZAB डॉट Q होता है, Q इज इक्वल टू होता है माइनस E अपॉन आर टी। समीकरण में पुट कर दें, हमारे पास ये समीकरण 2 आ जाएगी। इस समीकरण की तुलना में आर्य समीकरण से करता हूं, आर्य ये तो वैल्यू बराबर ही है, ये जो है वो ZAB इसके इक्वल है। यहां से एक नया गुणांक का प्रयोग हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं P। तो नई समीकरण दी गई थी K बराबर P ZAB डॉट E अपॉन आर टी। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे, को भी उतार दो। अगला टॉपिक, इसके कुछ सवाल न्यूमेरिकल चलते हैं हम, न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया गया है, किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन ताप व 700 केल्विन ताप पर वेग व्यंजक क्रमशः 0.02 सेकंड इनवर्स व 0.07 सेकंड इनवर्स हो तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करो। सबसे पहले हमें यह देखना है कि अभिक्रिया में दिया क्या हुआ है। टेम्परेचर दिया है, T1 की वैल्यू दी है 500 केल्विन, T2 की जो वैल्यू दी है 700 केल्विन। T2 की वैल्यू कितनी दी है, 700 केल्विन। और वेग व्यंजक K1 दिया है 0.02 और जो K2 दिया है वो 0.07 दिया है। ये फॉर्मूले में दिया हुआ आपको सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है। तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा भी था, सक्रियण ऊर्जा में फॉर्मूला होता है log K2 by K1 इज इक्वल टू
E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है। मान पूछा है ये आपको, तो समीकरण में रखता हूं मैं। log K2 की वैल्यू दी गई है 0.07 और जो K1 की वैल्यू दी गई है वो 0.02 और जो EA है ये अपने को ज्ञात करनी है। EA 2.303 R का मान होता है 8.314। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। मान रखना है आपको यहां T2 माइनस T1। T2 कितना दिया है 700 माइनस 500, 700 इंटू 500, ये वैल्यूज दी गई आपको। इसको थोड़ा आप इजी और करोगे, कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो होता है log 7 माइनस log 2 होता है। ये वैल्यू एज इट इज रहती है, इसको आप माइनस प्लस कर लेना। जो log 7 का मान होता है वो होता है 8471। इसका जो मान होता है 0.3010। ये log की वैल्यूज मैंने बता दी। इसको आप इससे गुणा कर लेना, इसको इससे घटा लेना, इसमें से इसको मल्टीपल कर लेना और E आपको चाहिए। क्या चाहिए? E। यदि इसका E निकालते हो आप गुणा भाग करके तो E आता है 18.23 किलो जूल पर मोल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने आपको सिस्टम बता दिया इसका कि आप इसको कैसे कर सकते हो। T2 का मान क्या है, T1 का मान क्या है, गुणा भाग आपको आना चाहिए। तो आप इसको सोल्व करके देखना। log 7 की वैल्यू मैंने बताई थी, log 2 की वैल्यू आपको कितनी होती है, इसको मल्टीपल करना है, गुणा करना है। दूसरा सवाल दिया है, यदि ताप को 350 केल्विन से 400 केल्विन तक परिवर्तित करें, यानी 350 से 400 केल्विन तक बढ़ा दें या चेंज करें, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 4 गुना बढ़ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। 4 गुना बढ़ जाता है तो सक्रिय ऊर्जा की गणना करो। फॉर्मूला तो यही है। सबसे पहले चीज सिस्टम क्या देखना है अपने को, जो 350 केल्विन है, 350 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्या मान लिया अपने K1। वो क्या कह रहा है सवाल में कि 400 केल्विन तक यदि परिवर्तित कर दें तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। यदि मैं इस टेम्परेचर को कितना कर दूं, 400 केल्विन करने पर वेग स्थिरांक हो जाएगा 4K1, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो K1 का 4 गुना 4K1 ही होगा। 4 गुना क्या होगा? 4K1। सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं, फॉर्मूला अपने सामने लिखा भी है इसमें। तो log K2 यानी जो 4K1 है ये किसकी वैल्यू है? K2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? K2 की वैल्यू। यानी दूसरा वेग स्थिरांक 4 गुना बढ़ गया, तो वैल्यू क्या आ गई अपनी फॉर्मूले में? log K2 की वैल्यू ये है 4K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA, ये आ जाएगा 2.303 और जो R का है, R का मान 8.314 होता ही है। T2 का मान T2 रखो। T2 कितना दिया है? 400। T2 की वैल्यू कितनी है? 400। T1 की कितनी है? 350। तो 400 माइनस 350 अपॉन 400 इंटू 350। K1 से K1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा log 4। क्या रह जाएगा यहाँ? log 4। और log 4 का मान होता है 0.6020। क्या होता है? 0.6020। आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। इसको सोल्व करना, गुणा भाग इसके करना। गुणा भाग करोगे तो इसकी जो वैल्यूज आएगी इसको करने के बाद 32.27 किलो जूल पर मोल। 32.27 किलो जूल पर मोल। तीसरे सवाल को देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करें। 25 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री का मतलब कितना होता है? 298 केल्विन होता है। 25 डिग्री का मतलब क्या होता है? 298 केल्विन पर वेग स्थिरांक, मैं लिखता हूं डायरेक्ट, वेग स्थिरांक क्या मान लिया मैंने? K1। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक 2 गुना हो गया।
यानी 298 केल्विन पर वेग इस तरह कितना था, K1 था, और कितना बढ़ा दिया इसने 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया इसने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को और बढ़ दिया। तो जैसे ही 10 डिग्री और बढ़ाएगा तो वेग कितना हो जाएगा 308, कितना हो जाएगा 308 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, कितना कह रहा है वो वेग स्थिरांक 2 गुना, कितना कह रहा है 2 गुना, तो हो जाएगा 2K1, यानी 2K1 इज इक्वल टू क्या है K2 है, 2K1 इज इक्वल टू क्या है K2 हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर रहा है वो। 25 को क्या लिखा मैंने 298, सीधी सी बात लिख सकता हूं मैं 25 को 298। अब क्या हुआ, अपने सामने फॉर्मूला ये पढ़ाइए, लॉग K2 बाई K1। अब अपने K2 बाई K1, K2 कितना दिया है मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2K1 अपॉन क्या आ जाएगा K1 ये अपॉन 2.303 इंटू आर का मान 8.314, और क्या करें T2 माइनस T1, T2 ये तो T2 हो गया और ये हो गया T1, 308 माइनस 298 बटा 308 इंटू 298। इसको सॉल्व करना, ये K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, log क्या रह जाएगा 2, और log 2 का वैल्यू होती है 0.3010, कितनी होती है 0.3010। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 52.89 किलो जूल पर मोल। तो इसी के साथ इस ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका खत्म हुआ, और इसी के साथ लेसन भी आपका केमिकल काइनेटिक्स फिनिश है। अगले लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।